हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय सामाजिक विषय उप विषय इतिहास से संबंधित है, जिसका प्रकरण है मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले पाठ योजना लिखना होता है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें नंबर डालेंगे, जैसे हमने 27 डाला है। फ्रेंड्स, इसके पहले आपको 1 से लेकर 26 तक के लेसन प्लान के वीडियो जो है हमारे चैनल पे हैं, अवेलेबल हैं। आप वहां से जाकर देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब इसके बाद आपको लिखना है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम मैंने आपको बताया है, जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी वहाँ के विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखने हैं। विषय आपका इतिहास हो गया, प्रकरण हमारा मौर्य साम्राज्य हो गया, बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। अब आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, हमने बार बार बताया है कि सामान्य उद्देश्य जो है हमारा विषय से संबंधित होता है। ये देखिए, विषय से संबंधित होता है सामान्य उद्देश्य, और जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि जो समान उद्देश्य में हम पूर्वत लिखते हैं, ये देखिए जो पूर्वत लिखा हुआ है, पूर्वत क्यों लिखते हैं? क्योंकि समान उद्देश्य जो है अगर आपने पहले पाठ योजना में लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जैसा कि मैंने आपको बताया समान उद्देश्य विषय से संबंधित है। विषय आपका हर पाठ योजना में इतिहास ही है, तो एक बार अगर आप इसको लिख देंगे समान उद्देश्य को तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी में पूर्वत लिख देंगे। अगर आपने समान उद्देश्य नहीं लिखा है तो हमारे चैनल पे समान उद्देश्य का वीडियो है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। समान उद्देश्य। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है, जो हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हम विशिष्ट उद्देश्य के 3 बिंदुओं को देखेंगे जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके और भी बिंदु होते हैं, परंतु 3 बिंदु हैं जो उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी जिसमें छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला बिंदु है छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम जान सकेंगे। अब दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा बोधात्मक उद्देश्य। अब बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र मौर्य साम्राज्य की तुलना अन्य साम्राज्य से कर सकेंगे, छात्र चाणक्य के बारे में बता सकेंगे। ठीक है। अब सुनने समझने के बाद जो छात्र क्रिया करेंगे उसको हम क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला है छात्र मौर्य वंश के राजाओं द्वारा जीते क्षेत्र को मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से आप यह जांचते हैं कि छात्रों को जो प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी है या नहीं। तो छात्रों को थोड़ी बहुत जानकारी होती है, इसलिए पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र मौर्य साम्राज्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप कक्षा में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, उसको सहायक सामग्री में लिखा जाता है। जैसे चौक, डस्टर, और आप यहाँ पे एक चार्ट भी बना सकते हैं। क्या आप बना लेंगे चार्ट। ठीक है। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। पाठ योजना शुरू करने से पहले प्रस्तावना प्रश्न से ही शुरू किया जाता है पाठ योजना। प्रस्तावना प्रश्न जो है उसको क्रमबद्ध में होना चाहिए। अब इसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे प्रस्तावना प्रश्न के लिए। पहला प्रस्तावना प्रश्न या क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा है छात्र कथन। यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक कथन आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, ये नहीं होगा। पहला प्रश्न हमारा हमारे देश का क्या नाम है? तो हमारे देश का क्या नाम है? भारत। ठीक है, छात्र कथन में। दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे तो छात्र जो है उत्तर देंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चिन्ह। तीसरा प्रश्न है अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? छात्रों का उत्तर है सारनाथ स्तंभ से। चौथा प्रश्न सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? अशोक सम्राट ने करवाया था। फ्रेंड देखिए, प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो आप प्रश्न बना रहे हैं,
जो आपका प्रश्न है, जो उसका उत्तर है, तो दूसरा प्रश्न उस उत्तर से शुरू होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए अशोक चिन्ह आपका उत्तर है, तो फिर जो आपका प्रश्न है ये किससे शुरू होना चाहिए? अशोक चिन्ह से शुरू होना चाहिए। देखिए सारनाथ स्तंभ यहाँ पे उत्तर है, तो यह जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है अगला, वह इससे शुरू होना चाहिए, सारनाथ स्तंभ से। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न, सम्राट अशोक किस साम्राज्य का शासक था? तो यह हमारे लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन करके आप छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं प्रकरण की तरफ, ताकि उनका मन लगे। ठीक है, तो उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण अगर आप एक ही अनुवृत्ति में इसको विभक्त कर रहे हैं तो आपको प्रस्तुतिकरण में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु 2 अनुवृत्तियों में विभक्त किया जाएगा तो आपको यह लिखना होगा कि पठन पाठन की दृष्टि से 2 अनुवृत्तियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। फिर आता है हमारा प्रथमानुवृत्ति। प्रथमानुवृत्ति में आपको लिखना होगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब आप बनाएंगे 4 कॉलम, जिसमें पहला होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। अब छात्राध्यापिका क्रिया में आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। मैंने आपको बताया है छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिख सकते हैं आप। पहला प्रश्न हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? तो कौन था? घनानंद था। दूसरा प्रश्न, घनानंद की मृत्यु के पश्चात किस साम्राज्य का उदय हुआ? तो किसका हुआ? मौर्य साम्राज्य का। तीसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? यह उत्तर छात्रों के पास नहीं है, तो यह क्या है? यह हमारे लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है। ठीक है, जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आप मौर्य वंश की स्थापना। ठीक है, अब आप स्पष्टीकरण लिखेंगे। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से अपमानित आचार्य चाणक्य निकाल दिए गए। चाणक्य ने रास्ते में जाते समय बालक चंद्रगुप्त को राजकीलम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर युद्ध कला की शिक्षा दी। जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे उसके ठीक सामने आपको ये छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे उसके ठीक सामने आपको लिखना होगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर युद्ध कला की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो यह आपके परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसको याद करिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा। स्पष्टीकरण देने के ठीक बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न की संख्या आप 3 से 4 रख सकते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की? किसको पराजित करके? घनानंद को। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य में भी आप यही लिखेंगे, घनानंद। अब दूसरा प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त के बाद कौन गद्दी पर बैठा? कौन गद्दी पर बैठा? छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण कौन देगा? आप देंगे। तो उसके बाद आता है हमारा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में फिर से आप लिखेंगे चंद्रगुप्त के बाद के शासक। अब आप स्पष्टीकरण देंगे। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पर बैठा। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे।
और समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अशोक गद्दी पर बैठा। फिर आता है हमारा, फिर आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश, जिसमें विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछना है आपको। फिर आपका पहला प्रश्न होगा अशोक किसका पुत्र था, तो किसका पुत्र था अशोक, बिंदुसार का, और ये आपको श्यामपट्ट सारांश में भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न, गद्दी पर बैठने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अशोक के सामने क्या थी, तो क्या थी, यह क्या है, छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको स्वयं देना होगा। तो आप स्पष्टीकरण में देंगे उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कलिंग विजय प्राप्त करना था। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था जिसे अशोक ने जीत लिया, परंतु इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। फिर से आप वही काम करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहले लिखेंगे आप मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा खेल खेलते देखा, तो राजकीलम खेल खेलते देखा। ठीक है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ, कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। यह आपको श्यामपट्ट सारांश में भी लिख देना है। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य मैंने आपको लेसन प्लान जो है एक बार आपने लिख दिया, तो इसमें भी आप पूर्वत लिख सकते हैं। बाकी निरीक्षण कार्य हमारे बाकी लेसन प्लान में है, जो वहाँ पे आप लिखे हैं वही निरीक्षण कार्य हर जगह लिखना होगा सभी लेसन प्लानों में। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको प्रकृति से रिलेटेड प्रश्न रखने हैं, यूनिक हो, जो बार बार या तो आप जो स्पष्टीकरण दिए हैं उसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब पहला प्रश्न हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 340 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। राजा अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था, तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, श्रीलंका। या आपके कभी कभी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें भी पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। फिर आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप लिखेंगे छात्र मौर्य वंश के अन्य शासकों के विषय में लिखकर लाएंगे। फिर आप समीक्षा हेडिंग डालकर छोड़ देंगे। मैंने बार बार बताया है, समीक्षा में आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान को जांचा जाएगा और उसके बारे में टिप्पणी की जाएगी। जो कमियां त्रुटियां होंगी या जो अच्छा होगा वह सारी चीज़ें समीक्षा में लिखी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।